हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रूट लोकस टेक्निक को बात करेंगे जो कि कंट्रोल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में जानते हैं। जो रूट लोकस होता है बेसिकली हमारा क्लोज लूप पोल्स की लोकेशंस को बताता है जब हमारा सिस्टम गेन 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि रूट लोकस इज द डिफाइन एज द लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स व्हेन सिस्टम गेन के वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। उसके अलावा रूट लोकस जो है वो हमारी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम को भी बताता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक ट्रांसफर फंक्शन लेंगे और उसके बाद इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन लिया GSHS जिसकी वैल्यू है k अपॉन एस इंटू एस प्लस 5 इंटू एस प्लस 10। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो पार्ट है क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें एस प्लस 5 और एस प्लस 10 है, और जबकि जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें एस की कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा आइडेंटिफाई द रूट लोकिंग। तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे कि हमारी कितनी होती है। तो अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ पोल्स की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स 3 है, एस प्लस 5 और एस प्लस 10। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पोल्स लिख दिया 3। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ जीरोस की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो यानी एस टर्म कोई नहीं है, इसलिए मेरा जीरोस हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ पोल्स। तो पोजीशन ऑफ पोल्स को हम कैसे निकाल सकते हैं? पोजीशन ऑफ पोल्स को हम जो हमारे पोल्स और जीरोज हैं उनको 0 के बराबर पुट करके हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एस है, एस प्लस 5 और एस प्लस 10 है। तो अगर मुझे पोल्स की पोजीशन निकालनी तो सबसे पहले इस वैल्यू को मैं 0 के बराबर पुट करूंगा, फिर एस प्लस 5 को 0 के बराबर पुट करूंगा और फिर उसके बाद मैं एस प्लस 10 को 0 के बराबर पुट करूंगा। तो उस तरह से मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा पोल्स है वो 0, -5 और -10 मेरे आ जाएंगे, जिसको कि मैंने एक यहाँ पर ड्रॉ कर लिया ग्राफ में, रियल और इमेजनरी में। तो यहाँ पे मेरी पहली वैल्यू कितनी है, 0, मैंने उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया। पोल्स को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं और 0 को हम 0 के साथ डिनोट करते हैं। उसके बाद मेरी दूसरी वैल्यू -5 और ये मेरी तीसरी वैल्यू -10। ये मेरा एक बेसिक ग्राफ है जिसको कि मैंने रियल और इमेजनरी पार्ट में मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद मेरा दूसरा स्टेप आता है आइडेंटिफाई द एजम्पटोड्स। तो उसके बाद मुझे एजम्पटोड्स निकालने हैं। एजम्पटोड्स कैसे निकालेंगे कि जो मेरा नंबर ऑफ पोल्स और नंबर 0 है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दे रखा है जिसको कि हम बोलते हैं नंबर ऑफ एजम्पटोड्स इज इक्वल टू p माइनस जेड, जिसकी वैल्यू होती है 3 - 0 दैट इज इक्वल टू 3। अब उसके बाद स्टेप हमारा 3 आ जाएगा जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो बेसिकली होता है वो हमारा, उसका एक हमें फॉर्मूला दे रखा है जिसको कि मैं सिग्मा c से डिनोट किया है, जिसमें होता है हमारा समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ 0 डिवाइड बाई p माइनस जेड। अगर मैं रियल पार्ट ऑफ पोल्स की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा रियल पार्ट पोल्स ये है, पोल्स की रियल पार्ट 0, -5 और -10 है। उन सबको मैं सम करके यहाँ पे लिख दिया, और -0 की जगह मेरा 0 है तो इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया, और p माइनस जेड की वैल्यू मेरी 3 है तो मैंने इसको 3 लिख दिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा सेंटर ऑफ एजम्पटोड्स आएगा -5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो मेरा आता है एंगल ऑफ एजम्पटोड्स। एंगल ऑफ एजम्पटोड्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2q + 1 डिवाइड बाई p माइनस जेड इंटू 180। कुछ बुक्स में यहाँ पे q की जगह कुछ और टर्म्स भी दे रखा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे q टर्म्स यूज किया है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं q की बात करूँ तो q जो है मेरा 0, 1, 2 है। ये जो एक्चुअल में वैल्यू ली गई है वो मेरी किस आधार पर ली गई है, वो मेरे नंबर ऑफ एजम्पटोड्स के आधार पर ली गई है। यहाँ पे नंबर ऑफ एजम्पटोड्स कितने मेरे 3 है। तो यहाँ पे जो q की वैल्यू होती है वो बेसिकली 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वैल्यू मेरी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात q की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, 1 और 2, यानी कि बेसिकली 3 वैल्यू है। अब यहाँ पे हम अलग अलग एंगल्स को निकालेंगे जहाँ से हमारा एजम्पटोड्स से हमारी इमेजिनरी लाइन्स जाएंगी। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एंगल θ1 अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे को q की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो अगर मैंने q जब 0 रखूंगा तो 2 × 0 + 1 डिवाइड में 3 आ जाएगा और इंटू 180 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 60। और q2 अगर मैं उसी तरह से निकालता हूँ, q की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 180। इसी प्रकार q3 वैल्यू जब मैं 2 वैल्यू रखता हूँ तो मेरी आ जाएगी 300। अब इसके बाद मेरा एक और स्टेप आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है 1 + GS × HS = 0। हमारे यहाँ पे 1 GS HS की वैल्यू हमें ऊपर दे रखी है जो कि k अपॉन s × s + 5 × s + 10 है। यहाँ पे मैंने GS HS की वैल्यू पुट कर दी है और 0 का पुट कर दिया है।
तो मैं इस अगर इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरी ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं k को लेके बाकी सभी टर्म्स को जीरो के दूसरी तरफ ले जाऊँ, सॉरी इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगा। अब फाइनली मेरे पास k की वैल्यू आ गई माइनस का एस क्यू प्लस 5s स्क्वायर प्लस का 50s। इसके लिए मुझे ब्रेकअवे पॉइंट निकालने के लिए मुझे डी के ओवर डी एस की वैल्यू जीरो के बराबर पुट करनी पड़ेगी। तो मैं डी के ओवर डी एस की वैल्यू जीरो के बराबर पुट कर दी, जिससे मेरी एस की वैल्यू जो आई है माइनस का 2.11 और माइनस का 7.88। ये मेरे एक्चुअल में दो ब्रेकअवे पॉइंट है, लेकिन इनमें से अभी हमें ये फाइंड करना है कि वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट कौन सा है। तो इसके लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्रेकअवे पॉइंट वो वैलिड होगा जो कि हमारा रूट लोकस पे लाई करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने एक ऊपर फिगर बनाया था जिसमें कि मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को दिखाया था, जो कि मेरी पोजीशन ऑफ पोल्स को दिखा रहा है। अगर मुझे यहाँ पे रूट लोकस दिखाना है तो रूट लोकस इस ग्राफ में हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे हम इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 4 सेक्शन है, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, जीरो से लेके -5 तक, -5 से लेके -10 तक और -10 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने 4 सेक्शन है। तो सबसे पहला मेरा जो सेक्शन है, मैं इस सेक्शन के बीच में हाथ रखता हूँ और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस की वैल्यू अगर ऑड है तो यहाँ पे मेरा रूट लोकस लाई करेगा। तो अगर मैं इस जगह अपना पेन रखता हूँ और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी माफ कीजिए, राइट हैंड साइड पे अगर मैं देखता हूँ तो राइट हैंड साइड पे जो पोल और जीरो की जो सम है वो मेरा ऑड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा पोल और जीरो का सम इवन है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो मेरी आ रही है जीरो। तो इस वजह से यहाँ पे जो है मेरा रूट लोकस नहीं होगा। अब मैं इन दोनों सेक्शन के बीच की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं पेन रखता हूँ और इसके राइट हैंड साइड पे पोल और जीरो का सम ऑड है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरा एक ही पोल है, इसलिए ये जो है ऑड होगी कंडीशन, इसलिए मेरा यहाँ पे रूट लोकस लाई करेगा। अब बात करते हैं इस सेक्शन की। तो इस सेक्शन पे अगर मैं पेन रखता हूँ तो इसके राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस का सम जो है वो इवन है, क्योंकि यहाँ पे पोल्स जो है वो 2 आ रहे हैं, इसलिए ये वाला सेक्शन भी मेरा रूट लोकस नहीं होगा। सेम एज इट इज अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी मेरा यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स और जीरो कितने हो गए, ऑड हो गए। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, रूट लोकस लाई कर जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा 2 जगह रूट लोकस लाई कर रहा है, एक तो जीरो से लेके -5 के बीच में और एक -10 से लेके माइनस इन्फिनिटी के बीच में। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप 6 है इंटरसेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं कुछ इस तरह से निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, जिसको कि मैं 1 + GS × HS = 0 से फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को पहले ही सॉल्व कर रखा था इस जगह पे, तो मैंने इसको यहाँ पर एज इट इज पुट कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर राउथ-हैरे मेथड निकाला है। राउथ-हैरे मेथड निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मेरा कोफिशिएंट है SQ, दूसरा S², तीसरा S⁴ एंड S0 इस तरह से रख लिया। अब इनके जो मेरे रियल पार्ट्स हैं इनको मैंने यहाँ पे रख लिया 1, उसके बाद यहाँ पे 50, इसको स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे S² वाली टर्म ऑलरेडी है। यहाँ पे 15S, यहाँ पे मेरा आ जाएगा K। अब मुझे ये वाली टर्म निकालनी है और ये वाली टर्म निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल मेथड क्या है कि मुझे इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है और इस वाली संख्या से मुझे डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसका करता हूँ 15 × 50 माइनस का K डिवाइड में 15, तो मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 750 माइनस का K डिवाइड बाई 15। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ 750 माइनस K डिवाइड में 50, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब बात करता हूँ मेरी इस जगह की, तो यहाँ पे आगे टर्म कोई भी नहीं है, तो ये मेरी जो वैल्यू आएगी वो मेरा कितना आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई और टर्म नहीं है तो इसलिए 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में कितनी आएगी 0। अब मैं बात करता हूँ S0 की, तो S0 को मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ, अगेन वही सेम मेथड, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 750 माइनस K डिवाइड में 50 इंटू K माइनस का 0 डिवाइड बाई 750 माइनस K डिवाइड बाई 15, दैट इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा K। तो यहाँ पे जो मेरी S0 की वैल्यू है मेरी कितनी K आ जाएगी। तो अब मेरे पास ये मेरी राउथ-हैरे निकल आई है। अब इससे मुझे क्या करना है,
मुझे यहाँ से पहले स्टेबिलिटी निकालनी है कि मेरे जो के की वैल्यू है वो किस वैल्यू पर स्टेबल है और नहीं है। तो इसके लिए फॉर स्टेबिलिटी चेकिंग करेंगे हम कि हमारा के कितना है। तो के पहली वैल्यू में देख रहे हैं हम, इस वाली रो में देखते हैं। तो इस वाली रो में देखेंगे तो के इज ग्रेटर देन 0 है इस वाली वैल्यू से, और दूसरे वाली कंडीशन में क्या है 750 माइनस के डिवाइड बाई 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिससे मेरी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750 से लेस देन आ जाएगी। अब मुझे जो इंटरसेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस निकालना उसको मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ, मैं उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको 0 के बराबर पुट करके निकाल सकता हूँ। और ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है वो मेरी सेकंड ऑर्डर सिस्टम की सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन होती है, जिसको कि मैं इस वाली इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। तो मैंने इस वैल्यू को रख दिया 15s² प्लस का के इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे मैं अगर इसकी के की वैल्यू जो मैंने 750 उसको रख देता हूँ, क्योंकि ये मार्जिनल वैल्यू है। के मार्जिनल वैल्यू कितनी है 750, मैंने यहाँ पे के की वैल्यू लिख दी 750 दैट इज इक्वल टू 0। तो एस की वैल्यू मेरी जी निकल जाएगी, वो निकलेगी प्लस माइनस जे 7.07, जो कि मेरी वैल्यू निकल जाएगी। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर की। तो एंगल ऑफ डिपार्चर जो है हमारा इस क्वेश्चंस में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पोल्स और 0 है वो हमारा कोई भी इमेजिनरी टर्म्स लाई नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें एक एंगल ऑफ डिपार्चर की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे इस ग्राफ को प्लॉट करना है, तो उसके लिए जो हमने वैल्यूज निकाली है उसको हम एक एक करके ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी वैल्यू आती है वो मेरी वैल्यू आ रही है यहाँ पे पोल्स की पोजीशन। तो पोल्स की पोजीशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल ली है 0, -5 और -10, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको वैल्यूज को सेट कर दिया 0, -5 और -10। उसके बाद मेरी दूसरा पॉइंट है सेंट्रॉइड ऑफ द एसिम्प्टोट। सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट जो है जिसकी वैल्यू मेरी कितनी आ रही है -5, तो मेरे -5 मेरी कितने आ गए सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट। उसके बाद मेरा आ रहा है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट जो है वो मेरा एंगल्स को बताता है जहाँ से मेरी लाइन उन एंगल्स पे ड्रॉ की जाएंगी जो कि मेरी इमेजिनरी लाइंस होंगी। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड जो है वो मेरे कितना -5, यहाँ से मेरे को अब 3 वैल्यूज हैं 60, 180 एंड 300। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है कंपास एंगल कंपास का यूज करेंगे जिससे हम इस एंगल को बना सकें। तो ये हमारा रेफरेंस वैल्यू हो गई। यहाँ से अगर मैं बनाना चाहूँ तो 60 डिग्री कुछ इस तरह से बनेगा, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड 180 डिग्री कुछ इस तरह से, एंड उसके बाद 300। तो यहाँ पे मैं एंगल लिख देता हूँ θ1 इक्वल टू 60, θ2 इक्वल टू 180 एंड θ3 इक्वल टू 300। तो ये मेरे तीनों एंगल हो गए। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है ब्रेक अवे पॉइंट। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रेक अवे पॉइंट्स को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रेक अवे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें ब्रेक अवे पॉइंट्स चेक करना पड़ेगा कि ये वैलिड है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको ऊपर एक मेथड बताया था कि जो पार्ट मेरा रूट लोकस के अंदर आएगा, जो ब्रेक अवे पॉइंट मेरा रूट लोकस के अंदर आएगा, वो मेरा वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो -2.11 है। तो अगर मैं -2.11 को देखूँ तो वो मेरा कुछ इस जगह आएगा जो कि रूट लोकस के अंदर आ रहा है, यानी कि ये मेरा एक वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट है। अब हम दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, दूसरे पॉइंट्स को भी। तो ये मेरा -7.88 है, यानी कि 7.88 मेरा कुछ इस जगह आएगा जो कि रूट लोकस के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा ये वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट होगा। तो यानी मेरे ब्रेक अवे पॉइंट जो होगा, वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट जो होगा वो माइनस का 2.11 होगा। तो 2.11 हम कुछ यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, माइनस का 2.11। अब उसके बाद मेरा जो आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरसेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि जो मेरे रूट्स हैं वो मेरे किस लाइन पे जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो निकाला है s इक्वल टू प्लस माइनस जे 7.07, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। तो अब यहाँ से मुझे अपने रूट्स को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मेरा इन दोनों जो रूट लोकस हैं इनके बीच में मेरी रूट लोकस लाई कर रहे हैं 0 और -5 के बीच में। तो मेरा एक रूट जो है वो
जीरो से लेके -2.11 तक जाएगा। एंड दूसरा जो रूट लोकस है वो मेरा -5 से -2.11 की तरफ जाएगा। उसके बाद ये मेरा इस लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए ये मेरा जो रूट है वो मेरा टर्मिनेट हो जाएगा 0 की तरफ। तो इस तरह से मेरा जो ग्राफ बनना है वो कुछ इस तरह से बनना है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। माइनस का 2.11 पे ये मेरा वैल्यू है। यहाँ से मेरे जो रूट्स हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। देन -2.11 वैल्यू पर जो कि मेरी वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट है, वहाँ से मेरे जो रूट्स हैं वो मूव कर जाते हैं इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे ये मेरे रूट्स हैं जो इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाते हैं। तो गाइस इस तरह से हम लोग फ्रेंड्स इस रूट लोकस टेक्निक को यूज करके हम पोल्स की पोजीशन को बता सकते हैं कि मेरा सिस्टम 0 से लेके अगर इन्फिनिटी तक जो मेरा गेन है वो वेरी कर रहा है, तो मैं सिस्टम जो पोल्स की लोकेशन है वो मेरी किस तरफ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मैं पोल्स अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो मेरी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो रूट लोकस का ग्राफ है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव रियल साइड की तरफ जाएगा, यानी 0 से प्लस की तरफ जाएगा। और अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो यही ग्राफ मेरा नेगेटिव रियल एक्सिस की तरफ मूव होने लगेगा। तो हम ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि जो मेरा ग्राफ है वो मेरा रूट जो है वो नेगेटिव साइड में होनी चाहिए, जिससे कि मेरी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है कोई भी सिस्टम की। तो इस तरह से हम लोग इस टेक्निक को यहाँ पे हम समझें कि किस तरह से हमारे रूट लाई कर रहे हैं और पोल्स बढ़ाने पर मेरे रूट किस तरह से मूव कर रहे हैं। सो थैंक यू गाइस।